वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 25 बड़ी तस्वीर को समझना। मैं 25 से अधिक वर्षों से एक व्यापारिक कोच के रूप में व्यवसाय कर रहा हूं, और उस दौरान मैंने निवेशकों में कई रुझान देखे हैं। मैंने कमोडिटी बूम, फॉरेक्स बूम, इक्विटी बूम, डे ट्रेडिंग बूम और यहां तक कुल आपदा अवधि देखी है, जिसमें केवल उन चीजों में उछाल था जो कम हो सकती हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों के लिए बड़ी तस्वीर के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। बड़ी तस्वीर आपको बताएगी कि क्या हो रहा है और कम से कम आपको इस बात से अवगत कराएं कि आप जो कर रहे हैं वो अचानक समाप्त हो सकता है। वास्तव में यह आमतौर पर तब समाप्त होता है जब आप इसके बारे में सबसे अधिक उत्साहित होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे ग्राहक टिके रहें और बुलबुला फूटने पर इन प्रवृत्तियों का हिस्सा न बने। नतीजतन, मेरी पुस्तक ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम के दूसरे संस्करण के अध्याय 6 में मैंने 6 प्रमुख कारक प्रस्तुत किए जो मुझे लगता है कि बड़ी तस्वीर को प्रभावित करते हैं। फैक्टर 1, यूएस ऋण स्थिति। अमेरिकी सरकार के आधिकारिक ऋण पर ब्याज अब देश के वार्षिक घाटे के बराबर है। कर्ज की स्थिति किसी के विचार से ज्यादा दिलचस्प है, और कुछ गंभीर सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दिवालिया है? फैक्टर 2, धर्मनिरपेक्ष भालू बाजार। 2 यूएस शेयर बाजार के अस्तित्व के दौरान धर्मनिरपेक्ष चक्र, दीर्घकालिक चक्र जो पिछले 15 से 20 वर्षों तक रहे हैं। ये स्टॉक मूल्य चक्र नहीं हैं बल्कि स्टॉक कीमतों के मूल्य आय अनुपात में चक्र हैं। एक भालू चक्र 2000 में शुरू हुआ और 2020 तक चल सकता है। फिर से यहाँ कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनसे आपको एक व्यापारी निवेशक के रूप में खुद को परिचित करने की आवश्यकता है। फैक्टर 3, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अब चीन है, और भारत भी काफी प्रगति कर रहा है। चीन बड़ी मात्रा में कच्चे माल का उपभोग कर रहा है, और इसका दुनिया पर कुछ दिलचस्प आर्थिक प्रभाव पड़ा है। एक व्यापारी निवेशक के रूप में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको इस कारक के बारे में स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। 2008 में जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो सब कुछ चरमरा गया। फैक्टर 4, म्यूचुअल फंड का प्रभाव। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भविष्य की घटनाओं के संभावित प्रभाव को समझने के लिए म्यूचुअल फंड की भूमिका और उनके प्रबंधकों के सोचने के तरीकों को समझना महत्वपूर्ण है। म्यूचुअल फंड निश्चित रूप से ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम में उल्लिखित किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, और आपको इसके प्रभाव और भविष्य में होने वाली कुछ चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। 1982 में जब महान धर्मनिरपेक्ष बैल बाजार शुरू हुआ, तब कुछ ही म्यूचुअल फंड थे। जब यह 2000 में समाप्त हुआ, तो सूचीबद्ध शेयरों की तुलना में अधिक म्यूचुअल फंड थे। मेरी भविष्यवाणी है कि बहुत कम फंड 100% निवेश किए जाने के अपने दर्शन के साथ धर्मनिरपेक्ष भालू बाजार का सामना करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, जब एक नया धर्मनिरपेक्ष बैल बाजार शुरू होता है, तो फिर से बहुत कम म्यूचुअल फंड होंगे। शायद इस बार उन्हें कैश में जाने दिया जाएगा। फैक्टर 5, नियमों, विनियमों और नीतियों में परिवर्तन। कभी कभी ट्रेडर ट्रेंड्स जैसे कि डे ट्रेडिंग निवेशक को सुरक्षा करने के लिए डिजाइन किए गए नियमों में बदलाव से अचानक समाप्त हो जाते हैं। कारक 6, मनुष्य एक हारे हुए आर्थिक खेल को खेलने के लिए प्रवृत्त होता है। यदि आप वास्तव में इस कारक को समझते हैं, तो बाजार में आपकी दीर्घकालिक सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े खिलाड़ियों के नियम आपसे अलग होते हैं? आप उनके नियमों से नहीं खेल सकते हैं, और यदि आप उनके द्वारा किए गए तरीके से व्यापार करते हैं,
तो आप शायद बर्बाद हो गए हैं। नतीजतन, कुछ गंभीर सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। अधिकांश बड़े खिलाड़ी जोखिम को नहीं समझते हैं। वे सिर्फ सोचते हैं कि वे करते हैं। इसलिए बैंकों के पास दुष्ट व्यापारी हैं। यही कारण है कि बैंकों को ऋण उपकरणों के साथ 30 से 1 का लाभ मिलता है, जिसमें सबप्राइम बंधक ऋण शामिल हैं। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में जाने के बाद एला ग्रीनस्पैन की टिप्पणियों में से एक यह था कि उन्हें लगा कि बड़ी वित्तीय कंपनियां जोखिम के मामले में स्व-विनियमन करेंगी। बड़े बैंक खेल खेलने के बारे में अपने नियम बनाते हैं और इससे उन्हें जीतने की अनुमति मिलती है। हालांकि वे निश्चित रूप से जोखिम को नहीं समझते हैं, क्योंकि मैं इसे परिभाषित करता हूं। ऐसे अन्य प्रमुख कारक हैं जिन पर अभी विचार करना शायद बहुत लंबा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में क्या संयुक्त राज्य अमेरिका एक आर्थिक शक्ति के रूप में नीचे की ओर है? क्या होता है जब अमेरिकी डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में गिरा दिया जाता है? जब आप इन कारकों के बारे में सोचते हैं और उन पर नजर रखते हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होता है जब शेयर बाजार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अचानक बड़ा उलटफेर हो जाता है। इस प्रकार, एक व्यवसाय योजना एक व्यापारी के रूप में विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो इनमें से कुछ कारकों को ध्यान में रखता है। मैं एक मासिक आरेख प्रकाशित करता हूं जो मुझे दिखाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। यह मेरे मुफ्त साप्ताहिक ईमेल थार्प्स थॉट्स में महीने के पहले महीने के आसपास आता है। चित्र 2-1 21 नवंबर 2008 की बड़ी तस्वीर दिखाता है। आज संपूर्ण विश्व आर्थिक तस्वीर को वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ETF की सापेक्ष ताकत द्वारा दर्शाया जा सकता है। 21 नवंबर को अर्थव्यवस्था बल्कि निराशाजनक दिख रही थी। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हरे रंग में हैं, औसत क्षेत्र पीले रंग में हैं, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र भूरे रंग में हैं। दूर बाईं ओर का कॉलम एशियाई इक्विटी बाजारों और विदेशी मुद्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुद्राओं में हमारे पास कुछ अच्छे प्रदर्शनकर्ता थे। जापानी येन और US डॉलर। शीर्ष केंद्र खंड अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख अमेरिकी क्षेत्र शीर्ष बॉक्स में हैं। अमेरिका के अन्य बाजार उससे नीचे दिखाई देते हैं। निचला हिस्सा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को उनके वैश्विक समकक्षों के साथ दिखाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वित्तीय क्षेत्र, गृह निर्माण क्षेत्र, खनिज और खनन, और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट सभी बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे थे। यूरोप और अफ्रीका को संयुक्त राज्य अमेरिका के दाईं ओर दिखाया गया है। वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा था। जिंसों, अचल संपत्ति और ब्याज दर उत्पादों को सबसे दाईं ओर दिखाया गया है। सोना और बॉन्ड वहां सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले थे। अच्छे प्रदर्शन करने वालों में से किसी ने भी 50 की सापेक्ष ताकत नहीं दिखाई। पैमाना 100 तक जाता है, और यह इंगित करता है कि समग्र तस्वीर कितनी खराब थी, और यह बताता है कि जब तक आप बहुत कुशल नहीं हैं, आपको नकदी में होना चाहिए था। 21 नवंबर को शीर्ष ETF सभी अल्ट्रा शॉर्ट ETF थे। तालिका 2-1-2008 के दौरान अमेरिकी शेयर बाजार के लिए बाजार के प्रकारों का दीर्घकालिक मूल्यांकन दिखाती है। ध्यान दें कि पूरे वर्ष को अस्थिर के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अधिकांश वर्ष मंदी का था। साप्ताहिक बाजार प्रकार 13 सप्ताह की रोलिंग विंडो का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान दें कि उनमें से 30 नवंबर 21 के माध्यम से मंदी थे। क्या आपको लगता है कि इस तरह से बड़ी तस्वीर को नियमित रूप से देखना उपयोगी होगा? मैं निश्चित रूप से कर दूंगा। क्या यह आपको मौजूदा परिस्थितियों में व्यापार करने की बेहतर तस्वीर नहीं देता है? यह आपको जो बताता है वो स्पष्ट है। आपको या तो नकद या कम होना चाहिए था।
आप शायद पूरे 2008 में उस स्थिति को प्राप्त कर सकते थे यदि आप अप्रैल 2008 से जून 2008 तक की अवधि में जीवित रहे। यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि बड़ी तस्वीर के बारे में मेरा विचार आपके से बिल्कुल अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, बाजार के प्रकारों को देखने के कई तरीके हैं। मैं देखता हूं कि प्रत्येक तिमाही, 13 सप्ताह की अवधि की तरह बाजार कैसा है। लेकिन आप एक दिन के व्यापारी हो सकते हैं। मैं 50 वर्षों से अधिक समय के सापेक्ष अस्थिरता को मापता हूं। पिछले 100 दिनों के सापेक्ष अस्थिरता में आपकी रुचि हो सकती है। इसी तरह, बाजार में क्या हो रहा है, यह देखने के कई तरीके हैं। मैं दुनिया में व्यापारिक वाहनों के सापेक्ष प्रदर्शन को देखता हूं कि उनके ETF क्या कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ETF जोखिम भरा है और दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष बाजार के रुझानों को देखता हूं जो 20 साल तक चल सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसे दीर्घकालिक चक्रों की परवाह न हो। आप शायद चाहते हैं कि बाजार आज व्यापार करने के लिए पर्याप्त रूप से अस्थिर हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास क्या हो रहा है इसकी निगरानी करने का एक तरीका है ताकि आपको पता चल सके कि आपके व्यापार के तरीके के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में बड़ी तस्वीर कब बदलती है, क्या महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आपके विश्वासों पर निर्भर करता है।